मेरे देवर का नाम रंजीत था। उम्र में वो मुझसे थोड़ा छोटा था, लेकिन मैं उसे हमेशा अपने भाई की नजर से ही देखती थी। वो मुझे हर छोटी बात शेयर करता। भाभी, आज मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम्हारी भाभी बहुत प्यारी हैं। मैं हंसकर कहती, जो तुम अपनी किताबें पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। रवि की दो बहनें भी थीं, सीता और गीता। दोनों अभी पढ़ रही थीं। मैं उनके साथ बैठकर घंटों गपशप करती, उनके बाल बनाती, उनके साथ नाटक देखती। थोड़ी देर को ऐसा लगता जैसे मैं हमेशा से यही हूँ। एक दिन माँ की कॉल आई। मैंने कहा, माँ, यहाँ सब बहुत अच्छा है। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। माँ कहने लगी, भगवान करे तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे, तो हमें भी सुकून रहेगा। महीने गुजरने लगे। एक सुबह जब तबीयत अजीब सी लगने लगी, तो सास तुरंत बोली, क्या खबर है तुम्हारी पायल? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? और फिर जब टेस्ट की रिपोर्ट आई, तो घर में जैसे त्योहार सा माहौल हो गया। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो फल और ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया। मेरी सास तो दिन रात मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान करे तुम एक चांद सा बेटा हो, और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। प्रेगनेंसी के दिन कुछ मुश्किल भरे थे। कभी थकान लगती, कभी तबीयत खराब रहती, लेकिन रवि हमेशा मेरा ख्याल रखता था। रात को उठकर पानी देना, वक्त पर दवा देना और हर मुमकिन सुविधा देना, ये सब मुझे अंदर से निश्चिंत कर देता था। 9 महीने बाद जब मुझे बेटा हुआ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई हो। रवि की आंखों में वो खुशी देखी जो किसी चीज की पहली झलक में होती है। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पायल, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया है। बेटे का नाम हमने आदित्य रखा। वो जब अपने छोटे छोटे हाथों से हमारी उंगली पकड़ता, तो बहुत सुकून मिलता। सुबह जब वो उठकर अपनी आंखें खोलता, तो मेरे चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई देती। आदित्य की पैदाइश के बाद जिंदगी एक नए रास्ते पर चलने लगी थी। सुबह उसकी खिलखिलाहट से आंख खुलती, दिन में उसके कपड़ों की खुशबू महसूस होती, पूरा दिन उसकी शैतानियों में बीत जाता। रवि जैसे ही ऑफिस से आते, सीधा उसे गोद में उठाकर कहते, पापा का बेटा कैसा है? आदित्य मुस्कुराकर देखता, जैसे वो आवाज पहचानता हो। हफ्ते में एक दिन रवि हमें बाहर घुमाने ले जाते, कभी पार्क, कभी आइसक्रीम पार्लर, तो कभी किसी पास के रेस्टोरेंट में। अब ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही खुशनुमा बन चुका था। छोटी छोटी खुशियां कई बार बहुत बड़ी लगती थी। एक बार रवि कहने लगे, अगले महीने कंपनी की तरफ से दिल्ली में एक मीटिंग है, 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ कि वापस आते हुए तुम दोनों के लिए कुछ खास लेकर आऊं। मैं मुस्कुराकर बोली, हमें सिर्फ आपकी वापसी चाहिए, बाकी सब हमारे पास पहले से है। 2 दिन बाद रवि गया। जाते जाते आदित्य के माथे को चूम कर बोला, तुम्हारे पापा जल्दी आएंगे बेटा, अपनी मम्मा का ख्याल रखना। अगले दिन नाश्ता करते हुए टीवी पर एक खबर चल रही थी। हाईवे पर तेज रफ्तार के कारण ट्रक और कार की भयंकर टक्कर, बहुत ही भयानक हादसा, 2 लोगों की मौके पर मौत। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। कुछ लम्हे बाद फोन बजा। नाम अनजान था। क्या आप रवि की पत्नी बोल रही हैं? हमें बहुत अफसोस है। ये सुनते ही मेरे हाथ से फोन गिर गया। आवाज बंद हो गई। आदित्य की हंसी पीछे रह गई। मैं कुछ न समझ सकी। बस एक बात बार बार मन में गूंजती रही, रवि अब नहीं रहा। उसकी डेड बॉडी आई, लोग आए, दुख मनाया गया, सब तरफ मातम पसरा था। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी, अब ये घर तुम्हारा भी है और तुम्हारा बेटा भी हमारा है। मैं सफेद कपड़ों में बंद कमरे में थी, आदित्य को गोद में लिए बैठी थी, तो रवि की हर बात, हर लम्हा याद आता, जैसे हवा में सब कुछ मेरे आस पास था। एक दिन अचानक फिर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने सुना वही आवाज, पायल, मैं अनुराग बोल रहा हूँ। मेरी सांस रुक गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी में बोला, मुझे खबर मिली और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपना सकता हूँ। मैंने फोन बंद कर दिया। दिमाग सुन्न हो चुका था। शाम को अनुराग का एक और मैसेज आया, मैंने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि दिल में तुम्हारे लिए जगह थी, और अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों के लिए जिंदगी का सहारा बन सकता हूँ। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, बस ये कहा, ये घर अभी भी तुम्हारा है, बेटा भी हमारा है और फैसला भी तुम्हारा है। धीरे धीरे दिन खामोशी से गुजर रहे थे। आदित्य अभी भी मेरे वजूद का हिस्सा था। जब वो मेरे गले में बाहें डालकर सोता,
तो मैं सोचती, क्या मैं इसे अकेले पाल सकूंगी? क्या अनुराग सिर्फ हमदर्दी से बात कर रहा है या फिर वो सच में एक नया दरवाजा खोलना चाहता है? एक दिन अनुराग ने फिर से कॉल किया। इस बार मैंने सुना और बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करता था और अब भी करता हूँ, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें वक्त दूंगा। मैंने पहली बार नरम लहजे में कहा, मैं कुछ महीनों के बाद मायके जा रही हूँ। अगर तुम वाकई में गंभीर हो तो वहां पर रिश्ता भेज देना। अनुराग ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम जब कहो मैं हाजिर हो जाऊंगा। रात को मैं आदित्य को सीने से लगाकर आंखें बंद किए थी। दिल में एक अजीब सा सुकून आया। कई महीनों बाद जिंदगी तूफान से गुजर चुकी थी, लेकिन शायद कहीं कोई और दरवाजा खुलने वाला था। कुछ महीने बीतने के बाद मैंने पहली बार खिड़की खोलकर आसमान को देखा। मौसम बदला हुआ सा लग रहा था। आदित्य की तबीयत अब थोड़ी बेहतर हो गई थी। मैं खुद को समझा रही थी कि अब एक नया दौर शुरू करना होगा। अनुराग से वादा हो चुका था और अब मैं मानसिक तौर पर खुद को उस रिश्ते के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही थी। दोपहर को भाई आया, वही भाई जिसने मुझे यूनिवर्सिटी भेजा था, जिसकी आंखों में हमेशा मेरे लिए इज्जत और भरोसा रहा था। उसने आदित्य को गोद में लिया, माथे को चूमा और बोला, सुनो पायल, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने खामोशी से सामान समेटा। एक बैग, आदित्य का बैग। मैं खामोशी से बाहर आई। सास ने दरवाजे पर हाथ रखकर कहा, पायल, तुम्हें अभी नहीं जाना है, तुम्हारे भाई से हमें बात करनी है। भाई ने चौंक कर पूछा, सब ठीक है? सास ने कहा, आपसे मुझे कुछ अकेले में बात करनी है, जरा अंदर आ जाइए। मैं दरवाजे पर ही खड़ी रही। अंदर से आने वाली आवाज धीमी थी, लेकिन चेहरे पर भाई की बदलती हुई रंगत बता रही थी कि बात आसान नहीं है। 10 मिनट बाद वो बाहर निकला। आदित्य को मेरे हाथ से लेकर प्यार किया और फिर मेरी तरफ देखा। पायल, उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मैंने कभी नहीं देखा था। माँ जी चाहती हैं कि तुम यहाँ रहो और रंजीत से शादी कर लो। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। क्या? रंजीत से? भैया, ये मजाक है क्या? वो खामोश रहा। मैंने फिर कहा, रंजीत मेरा देवर है। मैंने उसे हमेशा छोटे भाई की नजर से देखा है। क्या तुम सब ये भूल गए हो? भाई ने नजर चुराते हुए कहा, तुम्हारी सास ने कहा है कि आदित्य के लिए यही बेहतर है कि वो इसी घर में रहे, अपने चाचा के साय में, और तुम भी सुरक्षित रहोगी। मेरी आवाज तेज हो गई। भैया, मेरे फैसले का अधिकार क्या मेरा नहीं है? ये सब कुछ तुम ही लोग तय कर दोगे। और अनुराग का क्या? वो रिश्ता भेजने वाला है, मैं उसे हाँ कह चुकी हूँ। इस बार भाई ने सख्त लहजे में कहा, तुमने जो करना था वो कर दिया। अब ये फैसला खानदान के बड़ों ने किया है और अब अनुराग का नाम अपनी जुबान पर भी नहीं लाना। वो हमारे घर के काबिल नहीं है। मैंने आदित्य को गोद में उठाया और रोते हुए कहा, मुझे तुम सबकी इज्जत बहुत प्यारी है, लेकिन मेरी भी तो कोई मर्जी है। मेरा रिश्ता रंजीत से जोड़ना मतलब मेरी जिंदगी का मजाक बना देना है। भाई मुझे अपने साथ तो लेकर गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। अगले 2 दिन तक घर में बात छुपी रही। फिर माँ ने कहा, पायल, सब लोग तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे इनकार के बावजूद हमने मान लिया कि यही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने माँ से कहा, तो मेरी मर्जी की कोई कीमत नहीं है? माँ कहने लगी, हमने बहुत कुछ देखा है बेटा। जब औरत का जमाना सुकून से जीने नहीं देता, तब उसे घर ही बचाता है। रंजीत अब तुम्हारा सहारा है। मैं छत की तरफ देख रही थी, जैसे जवाब मांग रही थी। कोई सुन नहीं रहा था। घर के हर इंसान ने यह तय कर लिया था कि मेरे लिए बेहतर क्या है, बिना ये जाने कि मैं क्या चाहती हूँ। शादी की तारीख पास आ रही थी। मेरे कपड़े सिलवाने के लिए भेजे जा रहे थे। आदित्य को नए खिलौने, नए कपड़े मिलने लगे। सब कुछ हो रहा था बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी जिंदगी मेरे बिना ही चलाई जा रही हो। उस रात मैंने अनुराग को फोन किया, 1 बार 2 बार, फिर उसकी कॉल खुद आई। पायल, सब ठीक है? मैंने कहा, नहीं, मेरी शादी तय कर दी गई है रंजीत से। अनुराग की आवाज कड़क हो गई। कैसे हो गया? तुमने तो कहा था। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मेरी कहानी यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा। अनुराग बोला, तुम कहो तो मैं आ जाऊं, कोर्ट मैरिज कर लें पायल, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने लंबी सांस ली। अब कुछ भी नहीं हो सकता अनुराग, अब फैसला हो चुका है। वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन मुझे ये सब मंजूर नहीं है। फोन बंद हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। आदित्य सो रहा था, मैं जाग रही थी और मेरे आसपास फैसलों की जंजीर कस रही थी।
शादी की तारीख आ गई और मेरे अंदर दुख बढ़ता ही जा रहा था। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था, जैसे कोई नई दुल्हन आ रही हो। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि दुल्हन पहले से मौजूद थी, बस अब उसकी किस्मत दोबारा से लिखी जा रही थी। 2 दिन बाकी थे। मैंने खामोशी तोड़ने का फैसला किया। रंजीत किचन में बैठा चाय पी रहा था। मैंने हिम्मत इकट्ठा की और उसके सामने जाकर कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। वो चौंक गया, फिर कहने लगा, हाँ भाभी, मेरा मतलब है पायल, बताइए। मैंने कहा, रंजीत, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे लिए तुम हमेशा एक भाई की तरह रहे हो, लेकिन ये रिश्ता ना तो तुम्हारी मर्जी से हो रहा है और ना मेरी मर्जी से, इसीलिए शादी से मना कर दो। वो कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं क्यों मना करूं पायल? शादी एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है और मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, हमेशा से। मेरी सांस रुक गई। मैंने गंभीरता से कहा, रंजीत, ये कोई खेल नहीं है। मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ, आदित्य की माँ हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि ये सब एक दिन में खत्म हो सकता है? वो मेरे पास आकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ? मैं तो खुद भगवान से तुम्हें हर रोज मांगता था, और अब जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं अचानक पीछे हटी और अपनी आंखों में कठोरता लेकर कहा, ये जो बातें तुम कह रहे हो वो एक भाई की हैसियत से मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकती। वो बोला, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारा होने वाला पति हूँ, बस, और कुछ भी नहीं। मैं वहां से निकल आई, कमरे का दरवाजा बंद किया, आदित्य को गोद में लिया और खुद से लड़ने लगी। बाहर की खामोशी के पीछे एक तेज तूफान छिपा हुआ था और मैं उसकी चपेट में आ चुकी थी। उसी रात अनुराग की कॉल आई, पायल, वक्त बहुत कम है, अगर तुम कहो तो मैं आ जाऊं। कोर्ट मैरिज के लिए तैयार रहो, बस तुम एक बार हाँ कह दो। मैंने धीरे से कहा, तुम अच्छे से जानते हो अनुराग कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका है। अगर मैं तुम्हारे साथ भागी तो लोग सिर्फ मुझे इल्जाम नहीं देंगे, बल्कि आदित्य का भविष्य भी एक कलंक से भर जाएगा। अनुराग की सांसें भारी हो गईं। मैं तुम्हारे बेटे को अपना बेटा मानता हूँ पायल, तुम कहो तो सबके सामने रिश्ता लेकर आ जाऊं। नहीं अनुराग, अब वक्त गुजर चुका है, सब कुछ परिवार के फैसलों से तय हो चुका है। मैं अब तुम्हें और किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। फोन बंद हुआ, दिल भी जैसे बंद सा हो गया। अगले दिन शादी की रस्में थी। मेरे हाथों में मेहंदी नहीं थी, चेहरे पर वो दुल्हन वाली चमक नहीं थी। माँ ने कहा, पायल, अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, सब कुछ भूल जाओ। सारी रस्में हो रही थी और मैं बेजान होकर एक एक करके सब पूरी कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन कमरे में सबके चेहरे पर सुकून फैला हुआ था। सिर्फ मैं ही थी जो जानती थी कि इस शादी के साथ मैंने अपने अंदर की आत्मा को मार दिया है। शादी के बाद रंजीत मेरे पास आया और बोला, बधाई हो पायल, अब तुम मेरी हो चुकी हो। मैंने नजर झुका ली, कुछ नहीं बोली। रात को अनुराग का एक आखिरी मैसेज आया, तुमने हार मान ली है पायल, लेकिन मैंने नहीं मानी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा था और हमेशा रहूंगा। अगर तुम्हारा कभी वापस पलटने का मन करे तो मैं तुम्हें वहीं खड़ा मिलूंगा जहां तुमने मुझे छोड़ा था। मैंने वो मैसेज पढ़ा और फोन बंद करके अलमारी में रख दिया। रंजीत अब मेरे सामने एक नए रिश्ते के रूप में खड़ा था, वो रिश्ता जिसे सबने मेरे लिए बेहतर बताया था, लेकिन मेरे दिल ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। धोखे की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी और मैं उसके साए में जिंदा थी। अगले दिन सुबह विदाई की तैयारी शुरू हुई। माँ मेरे पास आई और हाथ पकड़कर बोली, पायल, सब कुछ भूलकर अब एक नई शुरुआत करना। औरत जिंदगी को तभी समझती है जब वो उसे सहती है। मैंने नजर झुकाकर कहा, कुछ बातें दिल में ऐसे उतर जाती हैं माँ, जो कभी भूलती नहीं है। कपड़े पहने गए, जेवर सजाए गए, लेकिन दिल वैसा ही सुन्न था जैसे कमरे की दीवारें। आदित्य मेरी गोद में सो रहा था। उसके माथे को चूमते हुए मैंने धीरे से कहा, मेरी हिम्मत तुम हो बेटा, तुम्हारे लिए ही मैं सब कुछ सह रही हूँ। रंजीत दरवाजे पर खड़ा था। वो खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे कुछ छुपा रहा हो या शायद कुछ जाहिर होने वाला हो। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने आखिरी बार अपने कमरे की तरफ देखा, वही कमरा जहां मैंने सपने देखे थे, जहां मैंने आदित्य को पहली बार सीने से लगाया था। अब मैं एक ऐसे सफर पर थी जिसकी मंजिल मेरे हक में नहीं थी, लेकिन रास्ते शायद मेरे कदमों से कभी बदल जाएं। शादी के बाद कुछ दिनों तक घर में अजीब सा सन्नाटा रहा। सास कभी मेरी तरफ देखती तो कभी आदित्य की तरफ। रंजीत अब घर से ज्यादा वक्त बाहर बिताने लगा। मैं सिर्फ आदित्य में पनाह ढूंढ रही थी। मेरे कमरे का माहौल
वही था, लेकिन रिश्ते बदल गए थे। एक दिन सास ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, पायल, रंजीत शहर में काम करता है, उसने वहां एक फ्लैट ले लिया है। अब वो तुम्हें वहां ले जाएगा और वहीं रखेगा। मैंने सवाल भरी नजरों से देखा। मैं आदित्य को साथ ले जा सकती हूँ माँ? उन्होंने नजर चुराई और धीरे से बोली, बेटा अभी छोटा है, कुछ दिन के लिए यहीं छोड़ दो, हम सब हैं उसकी देखभाल के लिए। रंजीत कह रहा है कि तुम पहले घर को संभालो, बाद में बच्चा ले आना। मैं तो दंग रह गई। ये कैसा फैसला है? आदित्य मेरा बेटा है, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। रंजीत शाम को आया तो मैंने तुरंत कहा, मैंने सुना है कि तुम आदित्य को मेरे साथ नहीं ले जाना चाहते। वो कुर्सी पर बैठकर बोला, पायल, फ्लैट अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, छोटा बच्चा वहां एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तुम कुछ दिन के लिए अकेली चलो, मैं कुछ दिनों में खुद आदित्य को ले आऊंगा। मैंने साफ कहा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आदित्य मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। रंजीत के चेहरे पर तनाव आ गया। पायल, फैसला हो चुका है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन यही होगा। मैं दरवाजे से बाहर निकली और अपने भाई को आवाज दी, भैया, आदित्य मेरे बिना नहीं रह सकता। आप सब क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा मुझसे छीन ले? भैया खामोश हो गए। बस इतना बोले, देखो बेटा, ये बस कुछ दिनों की बात है, तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें समझदारी से कदम रखना होगा। जाते हुए आदित्य मेरी गोद में था। मैंने पूरी कोशिश की कि वो मेरे साथ चले, लेकिन रंजीत ने जबरदस्ती उसे सास की गोद में दे दिया। आदित्य रोने लगा, मैं भी फूट फूट कर रोने लगी। रंजीत ने गाड़ी की तरफ इशारा किया, पायल, देर हो रही है। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखें मुझे मेरी गोद में आने के लिए बुला रही थीं। मैं बहुत बेबस थी। रास्ते भर मैं खामोश रही। रंजीत ने बात करने की कोशिश की, तुम्हें समझना होगा पायल, कुछ चीजें वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं। मैंने मुंह मोड़ लिया, मुझे सिर्फ आदित्य चाहिए, बाकी सब तुम रख लो। शहर पहुंचकर वो मुझे एक फ्लैट में ले आया। फ्लैट नया था, फर्नीचर पूरी तरह से लगा हुआ था, कमरा सजा हुआ और हर चीज चमक रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन था। कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो मैंने रंजीत से कहा, ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता कि तुम आदित्य को मुझसे अलग कर दोगे तो मैं कभी ये शादी नहीं करती। रंजीत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पायल, तुम ज्यादा जज्बाती हो रही हो। मैं तुम्हारे बेटे को वापस ले आऊंगा, लेकिन अभी कुछ वक्त दे दो। मैंने सख्त लहजे में कहा, ये बात वक्त की नहीं, नियत की है। मुझे तुम पर शक होने लगा है। रंजीत कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, तुम्हें शक है? तुम बोल रही हो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। मैंने कहा, रिश्ता शादी का हो या भाई बहन का, भरोसा तो खुद से बनता है, जबरदस्ती से नहीं। उसने फिर कुछ नहीं कहा, बाहर चला गया। मैं रात भर जागती रही। आदित्य की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। लाइट में सब कुछ था, सिर्फ सुकून नहीं था। और रंजीत की मौजूदगी में अब वो एहसास नहीं रहा था जो एक रिश्ते में होना चाहिए। नई जगह, नई जिंदगी, पर ममता का दिल कहीं पीछे रह गया था। आदित्य के बिना ये सब बस एक बंद कमरा था और मैं एक कैदी। सुबह हुई तो फ्लैट में रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा वैसा ही था। मैं किचन में गई, चाय बनाई, लेकिन पहला घूंट भी गले से नहीं उतर पाया। फ्रिज में सब कुछ था, लेकिन भूख नहीं लगी। रंजीत वापस आया, ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। मैंने फिर आदित्य की बात छेड़ी, आज भी कोई खबर नहीं? उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अभी वक्त नहीं है पायल। मैंने कहा, वक्त तो तुम्हारे लिए ठीक गुजर रहा है, लेकिन मेरे लिए हर लम्हा बहुत मुश्किल है। आदित्य की आवाज, उसकी खुशबू, सब कुछ अंदर से मुझे नोच रहा है। रंजीत ने कप रखते हुए कहा, पायल, अगर तुम्हें इस रिश्ते को निभाना है तो समझौता करना सीखो। मैंने ठंडी नजर से कहा, मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता पहले ही कर चुकी हूँ, अब और नहीं कर सकती। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर चुपचाप चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो मैंने अंदर से कुंडी लगा ली, अलमारी खोली, आदित्य का एक छोटा सा स्वेटर निकाला और खुद से लिपटा गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, मेरा वजूद था, और मेरा वजूद इस फ्लैट में नहीं, कहीं और ही छूट गया था। फ्लैट में आए कुछ ही दिन हुए थे कि माहौल का मिजाज बदलने लगा था। रंजीत की बातों में एक अजीब बदलाव आने लगा था। वो न आदित्य का जिक्र करता, न घर वापस ले जाने की बात। हर शाम देर से लौटता, कभी बहुत खुश तो कभी बहुत गंभीर। मैं दिन भर फ्लैट में अकेली रहती, खिड़की से बाहर गुजरती गाड़ियों को देखती, कभी फोन पर आदित्य के पुराने वीडियो चलाकर आंखें नम कर लेती। खुद से कहती, बस कुछ दिनों की बात है,
फिर मैं वापस चली जाऊंगी। एक शाम रंजीत आया तो पहले की तरह चुप नहीं था। बैठते ही कहने लगा, पायल तुम जानती हो, तुम्हारे जैसी खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी। मैं चौंक गई। पहली बार उसके लहजे में ऐसी बात सुनी थी जिसने मेरे दिल में चुभन पैदा की। मैंने कहा, ऐसी बातें मत करो रंजीत, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो हंसने लगा। अजीब क्यों लगता है? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ भी ना करूं। मैंने नजरें चुरा ली। ये रिश्ता तुमने खुद चुना है, मैंने नहीं। और तुम अच्छे से जानते हो मैंने तुम्हें कभी भी उस नजर से नहीं देखा। वो मेरे पास आकर बैठा, मेरे हाथ को छूने की कोशिश करने लगा। मैं तुरंत पीछे हट गई। रंजीत, मुझसे दूर रहो। रंजीत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पायल, मुझे तुम्हारे किरदार से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना होगा मैं तुमसे सिर्फ शादी नहीं, प्यार भी चाहता हूँ। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैं उठकर कमरे में जाने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। तुम मुझे क्यों ठुकरा रही हो? मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपना पति मान ही नहीं सकी। तुम मेरे पति के छोटे भाई थे और रहोगे। तुम्हारी नीयत पर शक मुझे तभी हो गया था जब तुमने आदित्य को मुझसे अलग कर दिया था। रंजीत तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें मेरी नजर से दिक्कत हो रही है? सुन लो, मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो चुका हूँ। तुम जैसी औरत अगर मेरे हाथ आ जाए तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ये सुनते ही मेरा सब्र टूट गया। मैं आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हें हमेशा एक भाई माना था, लेकिन तुम क्या निकले? कम से कम तुम्हें मेरे पति की इज्जत का ही लिहाज होना चाहिए था। रंजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उठ खड़ा हुआ। अब तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? मैं तुम्हें पत्नी बनाकर गलत किया। मैं दरवाजे की ओर बढ़ी और तेज आवाज में बोली, खबरदार, जो तुमने एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी। उसने हंसी उड़ाई। तो क्या करोगी? दरवाजा बंद कर दूंगा। कौन सुनेगा तुम्हारी चीखें? मैंने दरवाजा खोला और पूरी ताकत से चिल्लाई, निकलो, अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो, वरना ऐसा कुछ होगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। रंजीत कुछ देर खड़ा रहा, फिर कमरे से चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर अंदर से कुंडी लगा दी। बिस्तर पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। यही वो इंसान था जिसे मेरे घर वालों ने मेरा भविष्य समझ लिया था, लेकिन वो मेरी ममता को छीनने के बाद अब मेरे वजूद पर भी हमला कर रहा था। रात गहराती गई, लेकिन नींद आंखों से दूर थी। करीब 2 घंटे बीत चुके थे जब अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं चौंक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। दस्तक रुकी, फिर तेज हो गई। पायल, दरवाजा खोलो, ये रंजीत की आवाज थी। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, तुम हद पार कर चुके हो। अचानक खामोशी छा गई। कुछ पल बाद कुंडी से चाबी की आवाज आई। मुझे याद आया, इस फ्लैट की मास्टर की भी है जो रंजीत के पास है। दरवाजा धीरे से खुला। मेरी आंखें फैल गईं। रंजीत के साथ 3 अजनबी आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अजनबीपन नहीं, दरिंदगी झलक रही थी। मैं घबराकर पीछे हट गई। ये लोग कौन है रंजीत? तुम्हें शर्म नहीं आती? रंजीत ने दरवाजा बंद किया और जोर से हंसा। शर्म? पायल, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें पत्नी बनाकर इज्जत दूंगा? तुम तो बस। वो रुका और फिर घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, तुम बस एक खूबसूरत चिड़िया हो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपनाया था ताकि अच्छे दाम में बेच सकूं। मेरे कदम लड़खड़ा गए। एक आदमी ने पास आकर कहा, यही है ना लड़की? रंजीत ने सर हिलाया। हाँ, यही है, खूबसूरत और पूरी तरह अकेली। मेरी जुबान बंद हो गई, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रंजीत ने घमंड से कहा, पत्नी? ये शादी सिर्फ दिखावा थी। मुझे तो बस एक मौका चाहिए था। अब तुम मेरे लिए बस एक सौदा हो। एक और आदमी बोला, रंजीत, ज्यादा वक्त मत गवाओ, हमें इसे लेकर जाना है। मैं कमरे के कोने में जाकर दीवार से चिपक गई। हे भगवान, मेरी मदद करो। तीनों मर्द मुझे घेर कर खड़े हो गए। उनकी नजरें मेरे वजूद को नोच रही थीं। रंजीत की मक्कार हंसी गूंजने लगी। मैं दीवार से लगी आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कुछ भी करो, मुझे बचा लो। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। एक पल के लिए सबके कदम रुक गए। दरवाजा एक झटके से खुला और 2 लोग अंदर दाखिल हुए, अनुराग और मेरा भाई। रंजीत के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं भी अविश्वास से भैया को देख रही थी। अनुराग को देखते ही मेरी सांस अटक गई। आंखों से आंसू नहीं निकले, बस एक ठंडी सांस निकली। अनुराग ने अंदर कदम रखते ही तेज आवाज में कहा, पुलिस रास्ते में है। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो तुम सब पकड़े जाओगे। मेरा भाई गुस्से में आगे बढ़ा। रंजीत का गिरेबान पकड़कर उसे दीवार से जोर से दे मारा। तूने पायल के साथ ये किया?
मैंने अपनी बहन तुझे भरोसे से सौंपी थी। रंजीत सिसकने लगा। मुझे छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता ये औरत। भैया ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। चुप कर कमबख्त, अगर अनुराग ने वक्त रहते मुझे सब कुछ नहीं बताया होता तो आज हम एक और अर्थी उठा रहे होते। अनुराग ने मोबाइल निकाला और सबके सामने एक रिकॉर्डिंग चला दी। आवाज साफ थी। कल रात आ जाना, लड़की तैयार है। वो खुद को बचाने की कोशिश करेगी, लड़ेगी, लेकिन जल्दी ही टूट जाएगी। तुम लोग बस अपना काम करके निकल जाना। वो रंजीत की ही आवाज थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रंजीत के साथ ही बौखला गए। एक ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अनुराग ने उसे पकड़ लिया। भैया ने दूसरे को पीछे से दबोचकर जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही देर में पुलिस फ्लैट के अंदर आ गई। एसएचओ ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर अपने साथियों को इशारा किया। सभी को हथकड़ियां लगा दी गईं। रंजीत खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनुराग ने कड़े लहजे में कहा, अगर एक शब्द और बोला तो मैं सब कुछ अदालत में ले जाऊंगा और तुझे कड़ी से कड़ी सजा होगी। पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई। कमरा अब खाली हो चुका था। मैं एक कोने में बैठी कांप रही थी। भैया मेरे पास आए, घुटनों के बल बैठकर मेरा हाथ पकड़ा। पायल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम सब ने तुम्हें आंखें मूंद कर उस दरिंदे के हवाले कर दिया। मैंने धीमे स्वर में कहा, आदित्य कहाँ है? भैया बोले, वो बिल्कुल सुरक्षित है, माँ के पास। कल सुबह मैं तुम दोनों को वापस ले जाऊंगा। अनुराग एक कोने में खामोश खड़ा था। मैंने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी नरमी थी, बिना किसी शिकायत के। बस एक एहसास की, तुम ठीक हो, बस यही काफी है। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? अनुराग ने कहा, मैं रंजीत को जानता था, बहुत पुराना दोस्त था। जब तुमने मुझे मना किया तो मैंने पीछे हटना ही ठीक समझा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार और खामोशी कुछ और ही कह रही थी, इसलिए मैंने खुद से ही जांच शुरू की। भैया बोले, और जब अनुराग ने रिकॉर्डिंग सुनाई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। हमने एक पल भी गवाए बिना पुलिस को सब कुछ बता दिया। मैंने नजरें झुका ली। काश शादी के वक्त ही मैं तुम लोगों की बात मान लेती। अनुराग ने कहा, नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। गलती तो उन लोगों की थी जिन्होंने तुम्हारी मर्जी नहीं मानी। रात देर तक फ्लैट में खामोशी छाई रही। मैं बिस्तर पर बैठकर बस इतना सोचती रही कि जब दिल से प्रार्थना की जाए तो भगवान जरूर सुनता है, और आज भगवान ने मुझे बिल्कुल समय पर बचा लिया। अब फ्लैट खाली हो चुका था। दीवारें अब गवाह थीं उस डर की जिसे मैंने कभी अपने वजूद में छुपा रखा था। पुलिस कार्रवाई चल रही थी। थाने के चक्कर, अदालत की पेशियां, गवाही, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था, जैसे जिंदगी एक पल में बदल गई हो। भैया हर पेशी पर मेरे साथ खड़े होते। अदालत में मेरी गवाही, अनुराग की दी हुई रिकॉर्डिंग और पुलिस की रिपोर्ट, सबने ये साफ कर दिया कि शादी की आड़ में मेरे साथ धोखा हुआ था। रिमांड पर भेजते वक्त जज ने कहा, यह महिला बहुत साहसी है, जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और कानून पर विश्वास रखा है। अदालत से रंजीत का फैसला आने के बाद मेरे अंदर एक शांत लेकिन ठोस जीत का एहसास था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर जब मैं कोर्ट की सीढ़ियां उतर रही थी तो हर कदम मेरे वजूद की गवाही दे रहा था। वो पायल जिसे सालों पहले चुप रहना सिखाया गया था, आज खुद के लिए बोल चुकी थी और दुनिया ने सुना भी। घर लौटी तो माँ ने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं कहा, बस आंखों में नमी थी। मैंने कहा, माँ, अब किसी और पायल को ये सब ना सहना पड़े, बस यही प्रार्थना करो। अनुराग का रिश्ता मेरे लिए एक परीक्षा भी था और एक मौका भी। परीक्षा क्योंकि क्या मैं दोबारा किसी रिश्ते पर भरोसा कर सकूंगी? मौका क्योंकि क्या मैं अपने आप से किए वादे को निभा पाऊंगी? शादी की शाम जब मैं साधारण लहंगे में बैठी थी, ना कोई सजावट, ना कोई विशेष रस्में, तब भी उस खामोशी में भरोसे की आवाज थी। अब मेरा नाम किसी की मर्जी से नहीं, मेरी अपनी मर्जी से जुड़ रहा था, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। जिंदगी अक्सर वो सवाल दोहराती पूछती है जिनके जवाब हम पहले दे चुके होते हैं, पर इस बार अंदाज अलग होता है, मंजर नया होता है। मेरी जिंदगी ने भी मुझे सब कुछ दिखा दिया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज जब मैं अनुराग के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी और आदित्य को अपनी किताबें समेटते देख रही थी, तो दिल ने कहा, यही तो है असली सुकून। अनुराग मेरी जिंदगी में सिर्फ पति बनकर नहीं, पिता बनकर लौटा था। ऐसा पिता जो अपने कर्मों से अपने रिश्ते की पहचान देता है। आदित्य अब 6 साल का हो चुका था। स्कूल से लौटते ही सीधा अनुराग से लिपट जाता और अनुराग हर रोज दरवाजे पर उसका इंतजार करता।
एक दिन आदित्य ने स्कूल से एक फॉर्म लाकर मुझे दिया। उस पर पापा के नाम की जगह अनुराग का नाम लिखा था। मैंने चौंक कर पूछा, बेटा ये तुमने खुद लिखा है? उसने कहा, हाँ मम्मा, टीचर ने कहा था पापा का नाम लिखो, तो मैंने अनुराग पापा का नाम लिखा। मेरे पापा तो यही है ना? मैंने अनुराग की तरफ देखा, उसने बस हल्के से मुस्कुरा दिया। रात को मैंने कहा, अनुराग तुमने आदित्य को अपना माना, इसके लिए धन्यवाद कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो कहने लगा, पायल, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, वक्त, एहसास और भरोसे से ही वो अपना फर्ज निभाते हैं। मैंने आदित्य को तब अपनाया जब वो सिर्फ एक मासूम बच्चा था, और तब से आज तक मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो मेरा बेटा नहीं है। ये बात अनुराग ने ऐसे कही जैसे कोई मर्द नहीं, एक साया बोल रहा हो। एक साया जो दिन की धूप और रात की ठंडक दोनों में ही साथ रहता है। हमारे मोहल्ले में अक्सर औरतें आती थीं, कुछ राय मशवरा लेने, कुछ बातें करने। एक दिन मोहल्ले की कांता आई और बोली, बेटी तुम बहुत नसीब वाली हो, आजकल ऐसे पति और पिता कहाँ मिलते हैं। मैंने कहा, भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी, लेकिन इसका इनाम भी बहुत अच्छा दिया। माँ अक्सर कहती थी, पायल हमने बहुत बड़ी गलती की थी कि तुम्हारी मर्जी को नहीं समझा, लेकिन आज अनुराग को देखकर दिल सुकून से भर जाता है कि बेटी बिल्कुल सही जगह पर है। अनुराग ने मेरी पढ़ाई का सपना पूरा करने में भी मेरी मदद की। मैंने बीएड पूरा किया और अब मैं एक स्कूल में टीचर के तौर पर पढ़ा रही हूँ, वही स्कूल जहाँ आदित्य पढ़ता है। कभी कभी हम तीनों एक साथ घर आते हैं, रास्ते में आइसक्रीम लेते हैं और मैं दिल ही दिल में अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ। एक दिन अनुराग ने मुझसे कहा, पायल तुम आज भी वही हो जो यूनिवर्सिटी में थी, फर्क बस इतना है कि अब तुम्हारी बातों में भरोसा है और आंखों में रोशनी। मैंने कहा, और तुम वही हो जिसे मैंने नजरअंदाज किया था, लेकिन आज भगवान ने मुझे तुम्हें वापस दे दिया, बहुत अच्छे से और अच्छी नीयत के साथ। मैंने अपने भाइयों को भी बदलते हुए देखा, वे अब शर्मिंदा होते हैं। एक दिन भाई ने आदित्य को गोद में लिया और कहा, बेटा अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी माँ के साथ कुछ गलत हुआ था तो समझ लेना कि उसके कसूरवार हम सब थे, लेकिन हमने अपनी बहन को खोने नहीं दिया, यही हमारा फक्र है। अनुराग ने कहा, आपने अपनी बहन को इस काबिल बनाया है कि वो खुद बोल सके, बाकी रास्ता तो हम दोनों ने मिलकर खुद तय किया है। मैं अक्सर सोचती हूँ, रिश्ता वो होता है जो दुख में कंधा बने, खामोशी में आवाज बने और तकलीफ में सहारा दे। अनुराग ने हर रिश्ते की वो मिसाइल कायम की है जो शायद खून के रिश्ते भी नहीं दे सकते। और आज जब मैं आदित्य को अनुराग के साथ साइकिल चलाते हुए देखती हूँ, उनकी हंसी सुनती हूँ, तो दिल कहता है कि मेरे बेटे को बाप मिला है और मुझे एक सच्चा साथी। मैं दूसरों की कहानी नहीं सुनाती, अपनी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सच है जो हर लड़की को जानना चाहिए। अपनी आवाज सुनो, अपनी मर्जी को अहमियत दो, हर वक्त पर बोलना सीखो। और इस कहानी के आखिर में बस यही कहूंगी, रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना सीखो, क्योंकि खामोशियां अक्सर सबको छीन लेती हैं।